हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूनियन बजट 2025 की स्पेशल सीरीज़ में। तो पार्ट 4 हम लोग इस सीरीज़ का करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग 3 पार्ट देख चुके हैं, है ना, जिसमें हम लोगों ने कैपेक्स वगैरह के बारे में देखा, मिनिस्ट्रीज़ को जो एलोकेशन किया गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा किया गया है वो देखा। उसके बाद हाउसिंग मिनिस्ट्री में किस चीज़ के लिए पैसा दिया गया है, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर फोकस किया गया है। कैपेक्स की हम लोगों ने बात करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी। उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उसको लेकर 20,000 करोड़ के मिशन की बात की गई है। 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड की बात की गई है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, है ना। किस तरीके से रोड और रेलवेज़ का जो फंड है वो हालांकि पिछले साल जितना था उतना ही है, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 11.21 लाख करोड़ का जो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है, उसमें 48% रेलवेज़ और रोड ट्रांसपोर्ट का है, वो भी हमने देखा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे 3 आर्टिकल्स फिर से हैं हमारे पास। एक हम लोग बात करेंगे कि जो ओवरसीज़ रेमिटेंस है उसमें जो TCS है, जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, उसको लेकर कुछ बात की गई है। और ये जो नया टैक्स रिजीम है जिसमें कहा गया है कि 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स, उसकी बात करेंगे। और यहाँ पर जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब 100% तक अलाउड है, और इसी वजह से जो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो अब इंडिया में आ सकती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे 3 आर्टिकल जो हैं वो रहेंगे। तो एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। इसमें लिखा हुआ है कि TCS ऑन ओवरसीज रेमिटेंसेज अप टू 10 लाख रिमूव्ड फॉर एजुकेशन इफ फंडेड बाय लोन। देखो, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये प्रपोज किया है कि जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है ऑन लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है, जो LRS स्कीम है जिसको RBI ने शुरू किया था, उसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, पहले उसमें 7 लाख तक की लिमिट थी, अब उसमें 10 लाख तक की लिमिट के लिए जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 0.5 TCS ऑन रेमिटेंसेज फॉर एजुकेशन वेयर इट इज़ फंडेड बाय लोन। यानी कि अगर ये रेमिटेंसेज का जो पैसा है, मतलब विदेशों में जो पैसा जा रहा है, अगर वो एजुकेशन के लिए है और उसमें अगर वो एजुकेशन फंडेड बाय अ लोन है, तो उसमें फिर और 0.5% TCS कम कर दिया गया है। द इंक्रीज इन द TCS थ्रेशोल्ड इज़ एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द ट्रैवल एंड फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर्स। ठीक है, ट्रैवल और फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर को इससे फ़ायदा मिलेगा, और इससे जो आउटबाउंड टूरिज़्म है, एजुकेशन है, जो एयरलाइन सेक्टर्स है, उनको फ़ायदा होगा। आउटबाउंड टूरिज़्म मतलब जो इंडिया से बाहर जाने वाला पर्यटन है उसको फ़ायदा मिलेगा, जो विदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, और जो एयरलाइन सेक्टर्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। ये जो LRS स्कीम है, दैट इज़ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसके अंतर्गत, है ना, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसके अंतर्गत जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं इंक्लूडिंग द माइनर्स, दे कैन फ्रीली रेमिट अप टू USD 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर फॉर परमिसेबल करेंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, परमिसेबल करेंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए हर साल 2.5 लाख रुपए तक ये रेमिट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, $2 2,50,000 US डॉलर्स है वो, नॉट रुपीज़। एंड दीज ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, एजुकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन स्टॉक्स। इन सब के लिए अगर आप बाहर पैसा भेजना चाहते हैं, ठीक है, जैसे एजुकेशन के लिए, या बाहर विदेश में जाके अगर आप कोई अपना इलाज करवाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी वहाँ पर ख़रीदना चाहते हैं, या फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ट्रांजेक्शन्स अलाउ किए गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ट्रांजेक्शन्स, करंट और कैपिटल अकाउंट, दोनों तरीके के ट्रांजेक्शन जो है वो अलाउड है। आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर LRS, ये जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का रहा है उसमें 31.735 बिलियन डॉलर रही है, और ट्रैवल जो है वो प्राइमरी सोर्स रहा है, मतलब मेन सोर्स इसमें ट्रैवलिंग रही है ना। उसकी वजह से जो रेमिटेंस आउटफ्लो हुआ है इंडिया से, जिसमें 50% से ज़्यादा यानी कि 17 बिलियन के आसपास, 31 में से 17 बिलियन के आसपास जो है वो किसका रहा है, टूरिज़्म का, मतलब जो पैसा बाहर गया है ट्रैवल की वजह से। ठीक है, टोटल आउटफ्लोज एट 17 बिलियन डॉलर फ्रॉम जस्ट 1.5% शेयर इन 14%, सॉरी FY14,
यानी कि 2013-14 में जहाँ ट्रैवल से जो रेमिटेंसेस बाहर जाते थे वो सिर्फ 1.5% हुआ करते थे, और आज 2023-24 में वो लगभग 50% से ज़्यादा है। स्टूडेंट रेमिटेंसेस की अगर हम बात करें, मतलब जो स्टूडेंट्स पैसा खर्च करता है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो 3.7 बिलियन डॉलर रहा है FY24 में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई अबाउट द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसकी क्या मतलब अभी डेटा चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं हाउ स्वीट इज़ द स्वीटेंड न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, जो नए टैक्स रिजीम की बात की गई है जिसमें कहा जा रहा है कि 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, तो उस बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि वित्त मंत्री ने कुछ ऐसे बदलाव अनाउंस किए हैं जिससे जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, वो काफ़ी खुश हुआ है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो वही है कि पहले 7 लाख रुपए तक में था, अब 12 लाख रुपए तक में अंडर द न्यू टैक्स रिजीम 12 लाख रुपए तक में आपको रिबेट मिल रही है। ठीक है, और टैक्स के स्लैब्स को इस तरीके से उसमें बदलाव किया गया या ट्वीक किया गया है कि दैट वुड बेनिफिट टैक्स पेयर्स इन हायर सैलरी ब्रैकेट एज वेल, यानी कि जिनकी सैलरी ज़्यादा है उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और इफेक्टिवली इससे होगा क्या कि लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा, तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, और उससे वही जो मेन मुद्दा शुरुआत में हमने बात किया था, हमने जो इकोनॉमिक सर्वे में बात किया था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा क्योंकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, कम टैक्स उनको देना होगा। तो अब ये जो स्वीटनिंग ऑफ द NTR है, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम है, द गवर्नमेंट होप्स विल लीड टू मोर टैक्स पेयर्स ऑप्टिंग फॉर द सिंपल एंड एग्जम्पशन फ्री न्यू रिजीम ओवर द एग्जम्पशन हैवी ओल्ड रिजीम। तो सरकार की उम्मीद है कि जो पुराना वाला ये टैक्सेशन रिजीम था, मतलब जो ओल्ड स्लैब्स वगैरह थे, उसमें बेसिकली होता क्या है कि एग्जम्पशंस आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, बट न्यू टैक्स रिजीम्स में आपको एग्जम्पशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए लोगों को तो इसीलिए अब एग्जम्पशंस वगैरह जब होते हैं तो थोड़ा सा फाइलिंग मुश्किल हो जाती है, बट ये आसान है। ठीक है, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है, इसलिए ये सिंपल है। तो सरकार की उम्मीद है कि ज़्यादा लोग इस तरफ जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। इनफैक्ट जो चेंजेस किए गए हैं NTR में, दैट कुड बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर द OTR। OTR मतलब ये वो OTR नहीं है जो आप लोग एग्ज़ाम के लिए भरते हैं, इसका मतलब है ओल्ड टैक्स रिजीम, जो पुराना टैक्स स्लैब्स वगैरह होती थी वो। ठीक है, अब इफ़ यू अर्न 12 लाख रुपीज़ तो व्हाट इज़ द बेनिफिट। अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है। अ रिबेट मीन्स दैट इनकम अप टू दैट लिमिट विल नॉट लीड टू एनी टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, रिबेट का मतलब ये है कि अगर आपकी इतने तक वो इनकम है तो आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है। इसका मतलब है कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो वही चीज़ लिखी गई है कि एनी वन विद अ टैक्सेबल इनकम ऑफ अप टू ₹12 लाख, जिसकी सालाना टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए की बनती है या मंथली 1 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम बनती है, उसको इस नए न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन अगर उनकी एनुअल टैक्सेबल इनकम जो है वो 12 लाख के से ज़्यादा हो जाती है तो इट विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स एज पर द प्रिवेलिंग टैक्स स्लैब्स फॉर द एंटायर इनकम। लेकिन अगर 12 लाख से ज़्यादा की उनकी सैलरी है तो फिर उनको पूरी सैलरी के ऊपर जो भी ये टैक्स स्लैब्स हैं उसके हिसाब से टैक्स देना होगा। ठीक है, अब ये ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो 7 लाख से 12 लाख के बीच में कमा रहे थे। ठीक है, क्योंकि पहले भी 7 लाख वालों तक के लिए तो था ही था लास्ट ईयर से। अब अगर 7 लाख से 12 लाख वाले जो हैं उनको भी ये फ़ायदा मिलेगा। तो एन इंडिविजुअल अर्निंग 12 लाख पर एनम हैड एन एनुअल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 80,000। अभी तक क्या होता था कि जो 12 लाख रुपए कमा रहा था उसका एनुअल टैक्स लाइबिलिटी मतलब सालाना 80,000 रुपये उसको टैक्स के रूप में भरने पड़ रहे थे। लेकिन अब उसको इस फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, वहाँ से उसको कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना होगा अगर वो 12 लाख रुपए तक अर्न कर रहा है तो। अब इसके बाद आगे लिखा है कि ₹12 लाख टैक्सेबल इनकम इज सेम एज 12.71 लाख। देखो कैसे, जो 12 लाख तक कमा रहे हैं उनकी तो कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन द टैक्स आउटगो वुड शूट अप टू 61,500 इफ द टैक्सेबल इनकम ब्रीचेज 12 लाख बाई जस्ट 10,000। लेकिन अगर आपकी सैलरी 10 लाख से ज़्यादा हो 12 लाख से ज़्यादा हो जाती है, 10,000 भी अगर ज़्यादा होती है, तो फिर वो पूरे के पूरे टैक्स उसके ऊपर फिर आपको रिबेट वगैरह नहीं मिलेगी और
पूरे जो इनकम है उसके ऊपर अलग अलग स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स पड़ेगा और वो 61,000 रुपये का इनकम टैक्स होगा। ठीक है, तो 10 एन एम्प्लॉय हैविंग आ टैक्सेबल इनकम ऑफ 12.1 लाख, मतलब जिसकी 12,10,000 रुपये इनकम है, एनुअल इनकम, टैक्सेबल इनकम, वुड एक्चुअली टेक होम 51,500 लेस देन द वन अर्निंग 12 लाख। ठीक है, मतलब ये बड़ा एक मतलब एक आप तरीके से कह सकते हैं एक रहस्य टाइप का है कि जो 12 लाख कमा रहा है उसको कोई टैक्स नहीं भरना है, लेकिन जो 12,10,000 रुपये कमा रहा है उसको 61,000 रुपये टैक्स भरना है, 61,500 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि जो 12,10,000 रुपये कमा रहा है साल का टैक्सेबल इनकम, जिसकी 12,10,000 रुपये है, वो कंपेयर टू 12 लाख वाले के कम पैसा घर ले जाएगा, क्योंकि उसको टैक्स देना पड़ रहा है। 12 लाख वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है ना। अब यहाँ पर वही चीज़ आगे भी बताई गई है कि द पैरिटी इज अचीव्ड ओनली एट द इनकम लेवल ऑफ 12.71 लैक्स इन टर्म्स ऑफ टेक होम सैलरी। ठीक है, देखो, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि जिसकी सैलरी 12,71,000 रुपये है उसको 70,500 रुपये टैक्स देना है। तो उसके लिए फिर हिसाब बराबर हो गया। ठीक है, जो 12 लाख कमा रहा है और 12,71,000 जो कमा रहा है उनके लिए सैलरी बराबर हो गई एक तरीके से, क्योंकि 12 लाख वाले को टैक्स नहीं देना है, 12,71,000 वाले को 70,500 रुपये टैक्स देना है, तो बात बराबर हो गई। ठीक है, अब हाउ मच डू यू सेव इफ़ यू अर्न ओवर 15 लाख अ ईयर। अब अगर आप 15 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं तो आप कितना सेव कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। तो देखिए, जो 2024-25 में जो NTR आया था, जो न्यू टैक्स रिजिम पिछले साल आई थी, उसमें यह था कि जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपए होगी उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 1.4 लाख, यानी कि 1,40,000 रुपये। ठीक है, और जो अभी टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है उसके हिसाब से उसकी टैक्स लाइबिलिटी 1.05 लाख हो गई। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल 15 लाख रुपए कमा रहा है उसको पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 35,000 रुपये का फ़ायदा होगा टैक्स स्लैब्स में बदलाव होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि जो इनकम 12 लाख से 16 लाख की है वो अब 15% पर उसका टैक्स लगेगा। जो अर्लियर टैक्स रेट था वो 20% था, 12 से 15 लाख के ऊपर 20% लगता था, लेकिन अब 12 से 16 लाख में 15% लगेगा, इसलिए वो बदलाव हो रहे हैं। अब हाउ डू द न्यू NTR स्लैब्स अफेक्ट दोज अर्निंग ओवर 20 लाख एंड 24 लाख। जो 20 लाख या 24 लाख से ज़्यादा कमा रहा है उसको ये NTR स्लैब्स कैसे अफेक्ट करेंगे। देखो, देयर आर बाउंड टू बी हायर सेविंग्स फॉर दोज अर्निंग 20 लाख एंड दोज अर्निंग बिटवीन 20 लाख एंड 24 लाख। ठीक है, जो 20 लाख कमा रहे हैं या 20 लाख से 24 लाख के बीच में कमा रहे हैं उनके लिए सेविंग्स ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो टैक्स रेट हैं उनको कम कर दिया गया है ना। देखिए, 15 लाख से ज़्यादा जो कमा रहा है करेंटली अट्रैक्ट्स अ टैक्स रेट ऑफ 30%, उसको 30% टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो 24-25 का NTR है उसके हिसाब से। अब इसमें जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं वो है टैक्स रेट ऑफ 20%। 16 से 20 लाख जो कमा रहा है उसको 20% देना है। ठीक है, पर 12 से 16 लाख में 15%, 16 से 20 लाख में 20%।
और 20 से 24 लाख में 25% है, क्योंकि पहले क्या था 15 लाख से ऊपर। जैसे यहाँ पर आपको अगर ये मैं दिखाऊं, ये शायद आई थिंक दी गई है ना, हाँ। तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब था, मतलब जो लास्ट ईयर वाला था, पिछले साल वाला, पिछले साल भी जो आया था वो भी न्यू टैक्स स्लैब्स कहा गया था, जिसमें 7 लाख तक में रिबेट था, है ना। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो 15 लाख से ऊपर की सैलरी में 30% था, लेकिन यहाँ पर इसको क्या किया गया है कि 12 से 16 लाख में 15%, 16 से 20 लाख में 20%, 20 लाख से 24 लाख में 25% और 24 लाख से ऊपर में 30%। तो 24 लाख से ऊपर में तो 30% पहले भी था, अभी भी है, लेकिन 24 लाख तक वालों को फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले यहाँ से ऊपर अगर आप बात करें 15 लाख से ज़्यादा वालों को 15% 30% लग रहा था, है ना। लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है, वो 12 से 16 में 15% है, तो वहाँ पर काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी की इनकम 16 लाख 15 लाख थी पहले, तो उसको 30% देना पड़ रहा था, अब 15% देना पड़ रहा है, तो आधा हो गया एक तरीके से टैक्स। वहीं जिसकी 16 से 20 लाख है, उसको पहले 30% देना पड़ रहा था, अब 20% देना पड़ रहा है, तो 1/3 उसका कम हो गया। वहीं अगर बात करें 20 से 24 लाख वाले की, तो पहले उसको 30% देना पड़ रहा था, अब 25% देना पड़ रहा है, 5% उसका भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि बाय द वर्च्यू ऑफ द चेंज इन द स्लैब रेट, एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम 20 लाख थी, ठीक है, ₹20 लिखा गया है, वो गलती से 20 लाख होगा, वो जो 20 लाख कमा रहा था, 20 लाख कमा रहा था, उसका जो एग्जिस्टिंग एनटीआर है उसके हिसाब से 2.9 लाख, ठीक है, यानी कि 2,90,000 टैक्स बनता, अब वो 90,000 कम हो जाएगा, ठीक है, अब वो 2 लाख रुपए रह जाएगा। और जो 20 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, 20 से 24 लाख कमा रहे हैं, उसमें एडिशनल सेविंग है, क्योंकि वही मैंने बताया करंट एनटीआर में 30% था, अब वो 25% हो गया है। तो बजट प्रपोजल के अनुसार जो 24 लाख रुपए कमा रहा था, उसका टैक्स आउटगो बन रहा था 3 लाख रुपए, ठीक है, मतलब बनेगा, पहले बनता वो 4.1 लाख, मतलब उसको भी लगभग 1,10,000 रुपये के आसपास का फ़ायदा हो रहा है। अब शुड यू कंसिडर ओल्ड टैक्स रिजीम, तो अब सवाल ये आता है कि क्या आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ करनी चाहिए या नए टैक्स रिजीम में आना चाहिए। तो सो फार अभी तक जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी डिडक्शंस क्लेम करते हैं अंडर दी ओल्ड टैक्स रिजीम, पर्टिकुलरली हाउस रेंट के हिसाब से, ठीक है, तो उनको ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है, क्योंकि उनका जो टैक्स आउटगो है, यानी कि जो टैक्स लाइबिलिटी है, वो नए टैक्स रिजीम के कंपैरिजन में कम होती है ना। तो इसकी वजह से ज़्यादातर जो टैक्स पेयर्स हैं वो नई टैक्स रिजीम में माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, दे आर रिलेक्टेंट टू माइग्रेट टू द न्यू टैक्स रिजीम। लेकिन क्योंकि एनटीआर को थोड़ा सा और स्वीट बनाया गया है, स्वीटनिंग ऑफ एनटीआर, है ना, इसको और बेहतर बनाया गया है, और कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हो सकते हैं जहां पर ओटीआर जो है मे बी बेनिफिशियल, लेकिन गेन्स इन मोस्ट केसेस वुड बी फार मोर डिमिनिश्ड। लेकिन जितना फ़ायदा होता, मतलब ओटीआर और एनटीआर में कंपैरिजन में जितना फ़ायदा होता, वो उतना ज़्यादा फ़ायदा अब नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज़ लाइकली दैट मोर टैक्स पेयर्स मे मूव टू एनटीआर even if they have to pay a marginally higher tax, as the move to the simplified NTR will save them the hassle of claiming heavy deductions, ठीक है। तो हो सकता है कि अब ज़्यादा लोग जो हैं, जो ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं, वो न्यू टैक्स रिजीम में आ जाएं, क्योंकि हो सकता है कि उनको हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिनली ज़्यादा टैक्स पे करना पड़े कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी सिंप्लीफाइड है, इसमें आपको हैवी क्लेम्स करने की हैसल नहीं है, ठीक है, कि कौन से डिडक्शंस लेने हैं या क्या करने हैं। तो उसके लिए हो सकता है कि ज़्यादा टैक्स पेयर जो हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम को छोड़कर न्यू टैक्स रिजीम की तरफ आ जाएं। तो इट शुड बी नोटेड दैट फॉर क्लेमिंग सच हाई डिडक्शंस अंडर ओटीआर, द टैक्स पेयर मे बी फोर्स्ड टू मेक सर्टन एग्जेम्पशन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स दैट शी मे अदरवाइज नॉट बी कीन टू मेक, ठीक है। अब ये ओटीआर में आपको टैक्स के बेनिफिट्स लेने के लिए कुछ ऐसे एग्जम्पशंस करने पड़ते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जिससे आपको एग्जम्पशंस मिले। तो हो सकता है कि मतलब लोग कुछ ऐसे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो अगर उनको, मतलब वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एग्जम्पशंस मिलेगा, अगर एग्जम्पशन नहीं मिल रहा होता तो शायद वो उस तरीके के इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते। तो ये भी एक इशू है ना। एक रफ कैलकुलेशन ये दिखाती है कि वाइल एन इंडिविजुअल विद अ ग्रॉस सैलरी ऑफ 15.7 लाख, मतलब डिडक्शन से पहले की अगर किसी की सैलरी 15.7 लाख है, तो उसको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत 1.27 लाख टैक्स भरना होगा, ठीक है। अगर वो 5 मतलब 4.5 लाख तक के 4.75 लाख तक के डिडक्शंस क्लेम कर लेता है उसके बाद भी,
ठीक है, जिसमें सेक्शन इन्वेस्टमेंट होंगे अंडर 80C, होम लोन इंटरेस्ट, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड पेरेंट्स, 50,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट अंडर NPS। अगर उसने ये सब कुछ क्लेम कर भी लिया तब भी उसको 1.27 लाख यानी कि 1,27,000 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा अंडर दी ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, और जो टैक्स रिजीम है अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में आ जाता है तो उसके लिए टैक्स सिर्फ 1.05 लाख होगा। तो आप देख सकते हैं फ़ायदा किस में है, NTR में लग रहा है। इसके बाद आगे लिखा है कि जो हाउस रेंटल अलाउंस यानी कि HRA और अदर डिडक्शंस होते हैं अंडर OTR में, हाउ बेनिफिशियल वुड दीज बी नाउ, अब ये कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो देखिए, एक ऐसा इंस्टेंस आप लीजिए जिसमें एक इंडिविजुअल की ग्रॉस सैलरी 20 लाख रुपए की है, जो ज़्यादातर डिडक्शंस क्लेम कर लेता है जो OTR में अलाउड हैं, ताकि उसको मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब जितना मैक्सिमम पॉसिबल तक वो कर सकता है उसने कर लिया। तो लेट अस एज्यूम दैट दिस इंडिविजुअल क्लेम्स डिडक्शंस टोटल ऑफ 7.75 लाख। ठीक है, उसने 7.25 लाख रुपए के डिडक्शंस क्लेम कर लिए, जिसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन उसने अंडर 80C ले लिया, 25,000 का डिडक्शन अंडर 80D, 5 लाख का एज अ एग्जाम्पशन ऑन हाउस रेंट, 50,000 का फॉर एडिशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, इन सब में उसने डिडक्शन ले लिया। तो इसके बाद भी ये सारे डिडक्शंस क्लेम करने के बाद भी OTR में अगर वो रहता है तो उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 1.8 लाख की है, यानी कि 1,80,000, और ये सिर्फ 5,000 रुपये। ठीक है, आप 5,000 रुपये टोटल या 500 रुपये महीने के हिसाब से, मतलब 500 रुपये महीना इस 6,000 रुपये, तो उससे भी कम, ये नए टैक्स लाइबिलिटी के हिसाब से उतना ही कम होगा, क्योंकि नए टैक्स लाइबिलिटी या न्यू टैक्स रिजीम में आपको 1,85,000 रुपये देना पड़ रहा है, और वहाँ पर उतने सारे डिडक्शंस क्लेम करने के बाद भी 1,80,000 रुपये देना पड़ रहा है। तो वहाँ पर हैसल ज़्यादा है, मतलब 5,000 रुपये बचाने के लिए आपको इतने सारे डिडक्शंस क्लेम करने पड़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इसमें से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया हो ज़बरदस्ती टैक्स में बेनिफिट लेने के लिए, तो इसलिए बताया गया है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा उससे नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि हैड द HRA एग्जम्पशन बीन जस्ट ₹15,000 लोअर, अगर HRA का एग्जम्पशन सिर्फ 15,000 रुपये कम भी होता एट ₹4.85 लाख, तो द टैक्स लाइबिलिटीज अंडर द NTR एंड OTR वुड हैव बीन ऑलमोस्ट द सेम लेवल। तो NTR और OTR में जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती। तो ऑल टैक्स पेयर्स हु हैव परसिस्टेड विद द OTR ड्यू टू हैवी डिडक्शंस वुड डू वेल to revisit their tax computations under both the systems, both tax systems, and make an informed choice। तो अभी तक जितने भी टैक्स पेयर्स जो OTR सिस्टम में बने हुए थे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे डिडक्शंस उनको मिल जाते थे, वो अब अपनी टैक्स कंप्यूटेशन दोनों टैक्स सिस्टम के हिसाब से कर सकते हैं, और फिर उसके आधार पर एक चॉइस बना सकते हैं कि वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद द ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर उनको न्यू टैक्स रिजीम में स्विच हो जाना चाहिए। ठीक है, आई होप बात क्लियर है ये भी। ठीक, चलो इसके बाद एक और आर्टिकल है जिसमें मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को अलाउ कर दिया गया है अप टू 50%, और इससे होगा क्या कि जो फॉरेन जाइंट्स हैं यानी कि जो फॉरेन की इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अब इंडिया में एंटर कर सकती हैं। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने अनाउंस किया है सिग्निफिकेंट हाइक इन दी FDI। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को बढ़ावा दिया गया है, 74% अलाउड था, अब 50% अलाउड है। पेविंग द वे फॉर द एंट्री ऑफ ग्लोबल इंश्योरेंस जाइंट्स, जो बड़े इंश्योरेंस कंपनीज हैं ग्लोबल लेवल पर वो इंडिया में एंटर कर सकती हैं। सब्सटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है और इंडियन मार्केट में कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो गवर्नमेंट ये होप करेगी कि दिस मेजर रिफॉर्म बूस्ट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन द कंट्री। तो सरकार ये उम्मीद करेगी कि इस रिफॉर्म से, इस सुधार से जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है देश में वो बढ़े। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि कितनी जो आपकी ये है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जनता है, जितने लोग हैं उनमें से कितने लोगों ने जो है वो इंश्योरेंस लिया हुआ है ना। तो IRDAI के रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में ये सिर्फ 3.7% है, और ग्लोबल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की अगर मैं बात करूँ मतलब दुनिया में, तो वो 7% के आसपास है। तो इंडिया में पेनिट्रेशन कम है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ठीक है, 100% FDI अगर होगा तो फॉरेन इंश्योरर्स यानी कि जो फॉरेन कंपनीज होंगी उनके पास फुल ऑटोनॉमी होगी ऑपरेट करने की, है ना। वो सोफेस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेके आ सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर लेके आ सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से एक और फ़ायदा होगा कि इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको मच नीडेड, जो बहुत ज़रूरत है कैपिटल की, वो मिलेगी। इंश्योरर्स जो हैं वो बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं,
वर्ल्ड की जो टॉप 25 इंश्योरेंस फर्म्स हैं, एज मैनी एज 20 आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिया नाउ। ठीक है, मतलब जो दुनिया की 20 बड़ी इंश्योरेंस फर्म्स हैं उनमें से 25 बड़ी इंश्योरेंस फर्म्स हैं, उनमें से 20 के आसपास ऐसी हैं जो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस कदम के बाद वो भी इंडिया में आ जाएं। और ये भी चांस है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं इन एग्जिस्टिंग इंडियन जॉइंट वेंचर्स, वो एग्जिट कर जाएं या वो इंडियन पार्टनर्स को खरीद लें और अपना फुल्ली ओन्ड वेंचर इंडिया में बना लें। ठीक है, एफडीआई लिमिट को इन्हेंस करने के लिए सरकार जो है उसको अमेंडमेंट करना होगा टू द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1956 एंड द IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1999। इनमें सब में बदलाव करना होगा। तो इसको लेकर बताया गया है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि बिल बहुत जल्द पार्लियामेंट में लाए जाएंगे। अब इसके बाद आगे बताया गया है कि जो फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो है उससे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर्स के लिए जो प्रीमियम है, जो उनको प्रीमियम भरना पड़ता है जब वो पॉलिसी लेते हैं या जो उसका सालाना प्रीमियम वो भरते हैं, उसमें भी कमी आ सकती है। मार्च 2024 का डेटा बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इंश्योरर्स एंड री इंश्योरर्स वॉज 73। इंश्योरर्स और री इंश्योरर्स की संख्या कुल मिला के 73 है। री इंश्योरर का मतलब क्या होता है? री इंश्योरर बेसिकली वो है जो इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। कि अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनीज की कभी कोई मतलब अगर वो किसी तरीके के फाइनेंशियल क्रंच या क्राइसिस में फंस जाएं तो उनको कौन संभालेगा? उनको संभालने के लिए जो होते हैं दे आर नोन एज री इंश्योरर्स। ठीक है, देयर आर 26 लाइफ इंश्योरर्स, 25 जनरल लाइफ इंश्योरर्स एंड 7 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। कई सारे जो इंटरनेशनल इंश्योरर्स हैं वो अब इंडियन मार्केट में आ सकते हैं। इससे इंडियन इंश्योरर्स जो हैं वो ड्राइव होंगे कि वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, है ना, प्रोडक्ट में, प्रोसेसेस में, इनोवेशन में और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ में। इससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होगा? कंज्यूमर्स का, क्योंकि कंज्यूमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल पाएंगी। इंश्योरेंस सेक्टर्स को हाईएस्ट एफडीआई मिला है इन सर्विस सेक्टर ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर पीरियड ऑफ FY25। जो 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे है वो ये बताता है। एंड द सेगमेंट अकाउंटेड फॉर मोर देन 62% ऑफ $5.7 बिलियन इक्विटी इनफ्लोज इनटू द सर्विस सेक्टर। यानी कि सर्विस सेक्टर में जितना बाहर से एफडीआई आया है, इतना 5.7 बिलियन, उसका 62% जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में गया है। अब इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, और प्रीमियम पे कर रहे हैं ओवर ₹2.5 लाख, तो इनके लिए ये बोला गया है कि टू कंसिडर द मैच्योरिटी प्रोसीड्स एज कैपिटल गेन्स, कि इनको मैच्योरिटी के बाद जो पैसा मिलेगा वो कैपिटल गेन कहलाएगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उनका जो टैक्स आउटगो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये लिखा गया है कि मैच्योरिटी प्रोसीड्स जो है दैट विल बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स, उनके ऊपर उनको कैपिटल गेन माना जाएगा और उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट विल बी कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, विद अ 12.5% रेट एप्लीकेबल इफ़ द पॉलिसी इज़ हेल्ड फॉर मोर देन अ ईयर। अगर पॉलिसी आपने 1 साल से ज़्यादा के लिए ले रखी है तो आपके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स मतलब जो आपको गेन होगा दैट विल बी कंसिडर्ड अ कैपिटल गेन, और उस पर 12.5% का टैक्स जो है वो लगेगा, तो उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, आई होप ये बात भी आप समझ गए। एफडीआई अलाउ किया गया है 100% इन दी इंश्योरेंस सेक्टर। चलिए, तो इस सेशन के ये 3 आर्टिकल्स भी हमारे पूरे हुए। अब हम लोग आगे और बढ़ेंगे। अब आप लोगों का रिस्पांस देखते हैं कैसा है। अदरवाइज़ कोशिश की जाएगी कि या तो सारे वीडियोस जो हैं वो आज ही अपलोड कर दिए जाएं या फिर 2-3 दिन में अपलोड किए जाएं, है ना। तो ये हमारा चौथा सेशन है, तो थोड़ी देर अब हम लोग ब्रेक लेंगे। इसके बाद अब हम लोग इवनिंग में फिर से स्टार्ट करेंगे, है ना। उसके बाद देखते हैं कि कितना रहता है। अभी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वी आर 40% डन, मतलब जितने भी आर्टिकल्स हैं 40% हमारा हो गया है, लेकिन 60% अभी भी बच रहा है। लेट्स सी हम लोग कितना आज रात तक कर पाते हैं, अदरवाइज़ कल परसों में इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं आपसे एक बार ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी फाइनेंशियल हेल्प होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस तरीके से कि ये सेशंस आपके लिए लंबे समय तक यूट्यूब पर चल सकते हैं। बाकी अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहें प्रीलिम्स के लिए तो कर सकते हैं, हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है।
CSET का कोर्स ज्वाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको ऐप और वेबसाइट में मिल जाएगा। आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ऐप आपको नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लें। ऐप डाउनलोड करने के फ़ायदे ये हैं कि आप वीडियोज़ को ऐप के थ्रू ऑफलाइन भी डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। और सेशन आपको अगर पसंद आ रहे हैं, ये सीरीज़ अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। बाय बाय।